हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे सीटेट 2020 के लिए। मॉक टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 31 को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस जितने भी सेट हैं उनको देखने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेपर टू विज्ञान के लिए हम लोग ये सेशन रखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। टेलीग्राम पे सब्सक्राइब करना और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें सीटेट 2020 प्रिपरेशन एंड वेरियस अदर टीचिंग एग्जामिनेशंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं अपने मॉक टेस्ट 31 का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज शेयर्ड बाय ऑल द एनिमल्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए सभी जानवर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? लिजार्ड, स्पैरो, टर्टल, स्नेक। इनकी आपको विशेषताएं बतानी है। ऑप्शंस आर दे आर पॉइजनस, दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, देयर बॉडी आर कवर्ड विद स्केल्स, दे ले एग्स। बताइए भाई, इन सभी की जितने भी जानवर हमने लिए हैं, छिपकली, गौरैया और केचुआ, सांप, तो इनकी क्या कॉमन स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ये शेयर करते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए ये राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, दे ले एग्स। वे अंडे देते हैं, सभी के सभी जो है एग्स देते हैं। लिजार्ड हुआ, स्पैरो हुआ, टर्टल हुआ और स्नेक हुआ। और स्पैरो कैन नॉट लिव इन वाटर। देखिए जो स्पैरो यानी कि जो गौरैया होती है वो पानी में नहीं रह सकती है, ये आप सभी को पता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी अलग हो गया। लिजार्ड एंड स्पैरो डू हैव स्केल्स। और जितने भी हमारे पास लिजार्ड है, ये जो छिपकली है और इसने स्पैरो है, इनकी क्या होती है? स्केल्स होती हैं बॉडी पर, यानी कि शल्क से ढके होते हैं इनके बॉडी। ओनली स्नेक एंड टर्टल्स जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं स्केल्स से। और जो लिजार्ड एंड स्पैरो होते हैं, सॉरी, इनके बॉडी पर स्केल्स नहीं होते हैं। मैं अपोजिट बोल गया हूँ। लिजार्ड और स्पैरो के बॉडी पर स्केल्स नहीं होते हैं। टर्टल और स्नेक जो होते हैं इनके बॉडी पर स्केल्स पाए जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सभी का कॉमन है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे ले एग्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। Animals that have outside ear and hair on their body give birth to the young ones. B बोलता है animals that do not have outside ear and hair on their body lay eggs. Animal that do not have outside ear and hair on their body give birth to young ones. Animal that have outside ear and hair on their body lay eggs. बताइए भाई कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए बोलता है ए एंड सी, बी बोलता है बी एंड डी, सी बोलता है बी एंड सी और डी हमारा बोलता है ए एंड बी ओनली। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है इन चारों में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स करेक्ट है। तो देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 बोलता है एनिमल डेट हैव आउटसाइड ईयर, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए कंसीडर करते हैं। बी बोलता है एनिमल डेट डू नॉट हैव आउटसाइड ईयर्स, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। तो आपको ये बताना है कॉम्बिनेशन कौन सा सही रहेगा। करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग आपको बताना है कौन सा सही रहेंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो डी कहता है, डी क्या बोलता है? ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है कि जो एनिमल्स होते हैं जिनके ईयर्स होते हैं तो और उनके बॉडी पर क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं। तो दीज एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। और जो एनिमल जिनके ईयर्स आउटसाइड होते हैं, डू नॉट हैव देयर हेयर्स ऑन द बॉडी, दीज एनिमल ले एग्स। तो देखिए दोनों में अंतर हो गया है, यंग वंस और ले एग्स में अलग अलग हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी को हमने करेक्ट किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड येलो कलर ऑफ द यूरिन? मूत्र के पीला रंग होने के पीछे क्या कारण है? यूरोक्रोम, कोलेस्ट्रॉल, लिम्फ या WBC, जिसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। आंसर बताएं भाई क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो राइट आंसर है, देखिए इसका जो रीज़न होता है वो होता है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम की उपस्थिति की वजह से जो यूरिन जो येलो कलर होता है, ये येलो पिगमेंट होता है, तो वो क्या कहलाता है? यूरोक्रोम कहलाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपके पेपर टू साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजी से लिया गया क्वेश्चन है। और जो नॉर्मली जो कलर होता है वो जो वेरीज करता है पेल येलो से डीप एम्बर तक, जो कलर ऑफ यूरिन होता है वो वेरी करता है। क्लियर है? डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, यानी कि सांद्रता जो होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन होता है, उसी पे ही कलर वेरी करता है। और कहाँ से कहाँ तक जाता है? पेल येलो से डीप एम्बर तक जाता है। ठीक है? और अगर ज़्यादा आपका येलो यूरिन है, ज़्यादा कलर यूरिन में का कलर जो है ज़्यादा येलो टर्न हो रहा है, तो आपको क्या है कि पानी ज़्यादा पीने की आवश्यकता है।
और इससे आपके जो है ये साइन बताता है कि आपकी बॉडी में वाटर की जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। किरचॉफ का दूसरा नियम किस में से किस भौतिक राशि के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए चार्ज, बी एनर्जी, सी मोमेंटम या डी मास यानी कि द्रव्यमान। बताएं भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। किरचॉफ सेकंड लॉ के बारे में पूछा गया है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, संरक्षण का जो सिद्धांत है वो किस चीज़ पर आधारित है। तो ये राइट आंसर है। जिन लोगों ने भी बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल करेक्ट है। ये ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन यानी कि एनर्जी पर बेस्ड कर रहा है किरचॉफ का सेकेंड लॉ, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज लॉ भी बोला जाता है। अनदर नेम जो होता है इसका वो ये भी है, वोल्टेज लॉ के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें सर्किट एनालिसिस करने में, यानी कि जो हमारा विद्युत परिपथ होता है उसका एनालिसिस करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है भाई। यानी कि जो एक किरचॉफ का जो लॉ है कि क्लोज लूप में जितने भी सर्किट्स लगे हैं सीरीज पाथ में, तो जिनका एल्जेब्रिक सम किसके बराबर होता है, जो इनमें वोल्टेज प्रभावित हो रही होती है उसके बराबर होता है इन एक क्लोज लूप। एक बंद सर्किट में, एक बंद परिपथ में जितने भी हमारे क्लोज लूप में एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी वोल्टेजेस, जितना भी एल्जेब्रिक सम होता है वोल्टेजेस का अराउंड ए लूप इन ए सर्किट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। क्लियर हो गया। तो ये क्या है हमारा वोल्टेज लॉ कहलाता है, किरचॉफ सेकंड लॉ ऑफ एनर्जी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज। पृथ्वी की सतह से भू स्थिर उपग्रह की अनुमानित ऊंचाई क्या है। 36,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर, 23,000 किलोमीटर या 32,000 किलोमीटर। बताएं भाई क्या राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स होती हैं उसके लिए आपको आंसर करना है कि जो उनकी डिस्टेंस होती है पृथ्वी की सतह से वो कितनी होती है। तो ये होती है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 36,000 किलोमीटर जो होती है अप्रॉक्सीमेट जियो अप्रॉक्सीमेटली इसको कैलकुलेट किया गया है लगभग, जिसको हम बोलते हैं। तो 36,000 किलोमीटर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। द ह्यूमन आई इज लाइक ए कैमरा एंड हैंस इट कंटेन ए सिस्टम ऑफ लेंसेज। द आई लेंस फॉर्म्स। मानव नेत्र एक कैमरे की तरह कार्य करता है और इसलिए इनमें लेंस की प्रणाली होती है। नेत्र का लेंस डैश बनाता है। ये आपको बताना है कि जो आई लेंस होता है वो किस तरीके से फॉर्मेशन करता है, इसको हम डिस्कस करना है। ऑप्शन ए बोलता है ए स्ट्रेट और अपवर्ड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, बी ऑन इन्वर्टेड वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, ए स्ट्रेट और अपराइट रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द आईलिस। बताइए भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं। ह्यूमन आई पर बेस्ड क्वेश्चन है। पूछा गया है कि जो मानव आंख होती है वो एक कैमरे की तरह होती है, लेकिन उसमें जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो किस प्रोसेस पर होता है, यानी कि इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं। तो देखिए जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर सी 8 के लिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इन्वर्टेड यानी कि एक उल्टी रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। रेटिना पर वस्तु की एक वास्तविक छवि बनती है, लेकिन कैसी बनती है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जो आई में जो लेंसेज लगे होते हैं वो कैसी इमेज फॉर्म करता है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। रियल इमेज ऑब्जेक्ट की वास्तविक इमेज बनाता है। कहाँ पर बनाता है, रेटिना पर बनाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिचित गैस कहलाई जाती है या कही जाती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है जिनॉन, बी बोलता है ऑर्गन, सी कहता है नियॉन और डी बोलता है नाइट्रस ऑक्साइड। बताए भाई क्या करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी जो गैस है वो अपरिचित गैस के रूप में जानी जाती है। तो बताएं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी जिनॉन इसका आंसर दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अपरिचित गैस, डायरेक्टली स्ट्रेंजर गैस को हम क्या बोलेंगे, जिनॉन गैस बोलेंगे। इसको आप ध्यान रखिए। और ये क्या है, केमिकल एलिमेंट है विद द सिंबल XE। इसका जो सिंबल होता है जिनॉन का, इसको हम XE से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर AN करके लिखा है मैंने। एटॉमिक नंबर होता है इसका 54। कलरलेस होती है, यानी कि इसका कोई रंग नहीं होता, इसको रंगहीन बोलते हैं। डेंस होती है, ऑर्डरलेस होती है। ऑर्डरलेस मतलब इसमें कोई भी खुशबू नहीं होती है। नोबल गैस होती है और ये अर्थ एटमॉस्फेयर में
में पाई जाती है। क्लियर है भाई। अकर्स इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी कि अर्थ एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। ऑर्डरलेस, कलरलेस, सिंबल हुआ इसका XE के नाम से इसको हम जानते हैं। एटॉमिक नंबर हो गया इसका 54। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कही जाती है अपरिचित गैस। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। इस शरीर के किस भाग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हार्ट, बी स्प्लीन जिसको प्लीहा बोलते हैं, पेनक्रियास पाचन ग्रंथि, या डी किडनी। बताइए भाई। कब्रिस्तान यानी कि ग्रेव यार्ड ऑफ द आरबीसी। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कार्पसल्स, डिस्कस कर चुके हैं हम प्रीवियसली। आंसर कीजिए क्या करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो लोग भी ऑप्शन बी दे रहे हैं इसको हम बोलते हैं स्प्लीन। स्प्लीन यानी कि प्लीहा जिसको बोला जाता है। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी जो है स्प्लीन होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ आयरन एज वेल एज हीमोग्लोबिन, यानी कि आयरन पाया जाता है इसमें और हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो अलग हो जाता है आरबीसी से स्प्लीन के द्वारा। ठीक है। जो स्प्लीन होता है प्लीहा में जाकर आयरन और हीमोग्लोबिन एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। क्लियर है भाई। स्प्लीन में, और ये कहाँ चले जाते हैं? बोन मैरो में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं आयरन प्लस स्प्लीन। क्लियर है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेव यार्ड बोलते हैं, कब्रिस्तान बोलते हैं, क्योंकि यहाँ सेपरेशन हो जाता है आयरन और हीमोग्लोबिन का जो ब्लड में पाए जाते हैं हमारे आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड कार्पसल्स में जो पाए जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारे पास रहेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द इंसेक्ट एंड प्लांट विद रेफरेंस टू पॉलिनेशन इज कॉल्ड। परागकरण के संदर्भ में कीड़े और पौधे के बीच जैविक संबंध में कहा जाता है। ए परजीविता, बी पैरासिटिज्म, या सी मृत्युजीवी, या डी मिचलिज्म। पारस्परिक आश्रय का सिद्धांत क्या कहलाया जाता है? जो रिलेशनशिप होती है इंसेक्ट और प्लांट में, पॉलिनेशन जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, ये इसमें पूछा गया है। यानी कि जो प्रोसेस कहलाएगी परागकरण के संदर्भ में कीड़े और पौधों के बीच जो जैविक संबंध होगा वो क्या कहलाएगा? कॉमेंसलिज्म कहलाएगा, पैरासिटिज्म कहलाएगा, या फिर स्पैरोटिज्म कहलाएगा, या म्यूचुअलिज्म कहलाएगा? तो ये होता है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर ये है पारस्परिक आश्रय का सिद्धांत। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म कहलाया जाता है, जहाँ पर बायोटिक रिलेशनशिप होती है इंसेक्ट एंड प्लांट्स की विद रेफरेंस टू द पॉलिनेशन के एक रेफरेंस में। तो इसको हम म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। ये दो तरीके से या टू वे ऑर्गेनिज्म होता है डिफरेंट स्पीसीज का, यानी कि इसमें अलग अलग प्रजातियां होती हैं, डिफरेंट स्पीसीज होती हैं। ओके। एक ही रिलेशनशिप में विच ईच इंडिविजुअल बेनिफिट, जो एक दूसरे को इंडिविजुअल जो है एक दूसरे को बेनिफिट्स देते हैं और एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। सिमिलर इंटरेक्शन विद स्पीसीज आर नोन एज कॉपरेशन। यानी कि सीधे सीधी सी अगर हम बात करें कि इस तरीके के जो रिलेशनशिप होती है उसको हम कॉपरेशन भी कहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सहयोग करता है। इसी तरीके से यहाँ पर म्यूचुअलिज्म में क्या हो रहा है कि एक दो डिफरेंट स्पीसीज हो गई हैं, प्रजातियां हो गई हैं, पौधे की हो गई है, दूसरी क्या हो गई इंसेक्ट की हो गई, तो दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, एक दूसरे को कॉपरेशन देते हैं। इसी प्रोसेस को हम म्यूचुअलिज्म कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 10 डील करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पायनियर ऑर्गेनिज्म ऑफ जीरो सीन इन द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सक्सेशन। प्राथमिक ऊर्वावर्तन की प्रक्रिया में जीरो सीयर पर निम्नलिखित में से कौन सा अग्रणी जीव है? लाइकेंस, मॉसेस, ग्रीन एल्गी, हाइड्रिला। बताएं भाई क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। जो प्रोसेस होती है पायनियर ऑर्गेनिज्म होती है जीरो सीयर जो होता है इन द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सक्सेशन। तो इसमें कौन सी अग्रणी जीव है ये आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन बताइए। ऑप्शन आपके पास है लाइकेंस होते हैं, मॉसेस होता है, ग्रीन एल्गी होती है, हाइड्रिला होता है। फटाफट से आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो राइट आंसर इसका आएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का, तो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। इनको हम बोलते हैं लाइकेंस। ये क्या होता है? लाइकेंस बोलते हैं, और अनुक्रमण प्रक्रिया होती है जो विभिन्न प्रजातियों को समय और जलवायु परिस्थिति के साथ बिताने के साथ अनुमति रखती है। थोड़ा सा हिंदी में टिपिकल हो रहा है इसको बोलना, लेकिन जो ये होती है हमारी पायनियर जो ऑर्गेनिज्म होती है ये लाइकेंस के बीच में होती है, जो जिसमें प्राथमिक अनुक्रमण होता है, और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो पानी की उपस्थिति के द्वारा सीमित होती है। ठीक है।
क्लियर हो गया भाई। तो ऑप्शन नंबर ए आप ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं लाइकेंस। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 11 के साथ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। रेस्पायरेशन इन अर्थवॉर्म टेक प्लेस बाय, केचुए में श्वसन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए सिंपल डिफ्यूजन, बी वाया स्किन, यस थर्ड ऑप्शन है स्पेशलाइज रेस्पायरेटरी सेल। रेस्पायरेशन अर्थवॉर्म जो केचुआ होता है उसमें रेस्पायरेशन श्वसन की प्रक्रिया किस चीज़ के थ्रू होती है वो पूछा गया, बताएं भाई। ऑप्शन नंबर ए बोलता है ओनली वन, बी बोलता है 1 and 2, सी बोलता है 2 and 3 और डी बोलता है 1, 2 and 3। क्या होगा करेक्ट कॉम्बिनेशन, क्या होगा करेक्ट आंसर? जो केचुआ जिस चीज़ के थ्रू श्वसन लेता है, तो देखिए जो केचुआ श्वसन लेता है वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, सरल प्रसार के द्वारा, दूसरा वाया स्किन त्वचा के माध्यम के द्वारा। क्योंकि केचुआ कहाँ है, अर्थ में पाया जाता है, अंडर द सॉयल, सॉयल में भी पाया जाता है। तो वो जो अपने श्वसन की प्रक्रिया है वो स्किन के थ्रू भी करता है और सिंपल डिफ्यूजन सरल प्रसार के थ्रू भी करता है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ आपको आंसर? आगे बढ़ेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन रहा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए बिल्कुल करेक्ट रहा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। जिन लोगों ने भी बी ऑप्शन दिया बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नेल पॉलिश रिमूवर कंटेन्स, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है उसमें क्या चीज़ की उपस्थिति पाई जाती है? ए एसीटोन, बी बेंजीन, सी एसिटिक एसिड या डी पेट्रोलियम ईथर। बताएं भाई, जो नेल पॉलिश रिमूवर यूज़ करते हैं गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स ही यूज़ करती हैं भाई इसको, नेल पॉलिश को, तो पता होना चाहिए कि उसमें क्या चीज़ प्रेजेंस होती है, किस चीज़ की उपस्थिति होती है जिसकी वजह से जो पेंट होता है नेल्स पे से उतर जाता है। तो राइट आंसर है ये होता है एसीटोन। एसीटोन की उपस्थिति की वजह से ऐसा होता है और इसका सूत्र होता है भाई C3H6O। इसको हम बोलते हैं एसीटोन और ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ये हमारे पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, इसके C3H6O is known as acetone present in the nail polish remover. Option number A is the right answer for question number 12। तो ये थे हमारे वीडियो के आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के लिए, आपको हेल्प करेंगे। आई होप आपको समझ आए होंगे। सब्सक्राइब कीजिए शिक्षा फॉर नौकरी को इसी तरीके के सेशन ज्वाइन करने के लिए और टेलीग्राम चैनल पर जरूर फॉलो करें। लिंक दिया है और शिक्षा फॉर नौकरी के नाम से भी आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हैं, ज्वाइन करें, वहाँ PDF मिलेगा इस वीडियो का। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में।